ऑल द स्टूडेंट, आज हमारा टॉपिक है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये हमारा टॉपिक है आज का। जो पिछला वीडियो था वो था एक्स पर विद्युत क्षेत्र, एक्स पर विद्युत क्षेत्र यानी विद्युत द्विध्रुव था, विद्युत द्विध्रुव, उसकी एक्स पर विद्युत क्षेत्र हमने निकाला था पिछले टॉपिक में। पिछले वीडियो में एक्स पर क्या निकाला था हमने? विद्युत क्षेत्र। यानी ये आपके पास एक्स है, एक्सियल पॉइंट ऐसे था विद्युत द्विध्रुव का, तो यहाँ पर कोई पॉइंट P माना था, उसका एक्स पर विद्युत क्षेत्र 2kPr/r3। ये हम पिछले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज जो टॉपिक है हमारा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कहां पर? एट पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल यानी निरक्ष पर। कहां पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है? निरक्ष पर, लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन डाइपोल, मतलब एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है उसके निरक्ष लाइन पर हमें क्या निकालना है? विद्युत क्षेत्र। इसका मतलब है विद्युत द्विध्रुव, यानी विद्युत द्विध्रुव की निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र हमें निकालना है। तो एक्स और निरक्ष में पहले ही आपको स्पष्ट कर चुका हूं, जैसे ये एक्स है, ठीक है, और निरक्ष कौन सी होती है? जो दोनों आवेशों के मध्य बिंदु से निकलेगी। जो विद्युत द्विध्रुव है आपका, ये आपका विद्युत द्विध्रुव है, इसके मध्य बिंदु से निकलेगी, इसको हम क्या बोलेंगे? निरक्ष बोलेंगे। और इसका एक पॉइंट होगा यहाँ पर, वहां में क्या निकालना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो पहले टॉपिक को आप समझ लो, हमें करना क्या है? हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। कहां पर निकालनी है? जो विद्युत द्विध्रुव है जिसके दो पोल हैं, एक प्लस का क्यू और एक माइनस का क्यू, इसके निरक्ष पर यानी इक्वेटोरियल लाइन है, वहां पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। एक्स वाला हमने पिछले वीडियो में निकाल लिया था। एक्स का विद्युत क्षेत्र वो भी 4 नंबर में आता है, और निरक्ष का विद्युत क्षेत्र वो भी कितने में आता है? 4 नंबर में आता है। दोनों ही बोर्ड की दृष्टि से, बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यानी विद्युत द्विध्रुव की एक्स पर विद्युत क्षेत्र और विद्युत द्विध्रुव की निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र, दोनों क्वेश्चन 4 नंबर में बहुत ज्यादा बार पूछे गए हैं। ये थोड़ा लंबा है, एक्स वाला थोड़ा सिंपल तरीके से हो गया था, ये हमने ड्राइव किया था पिछले वीडियो में, तो ये सिंपल था थोड़ा, और ये थोड़ा कॉम्प्लिकेट है और ज्यादा यही पूछते हैं निरक्ष का। तो अभी हम निरक्ष के बारे में पढ़ेंगे कि निरक्ष विद्युत द्विध्रुव का जो निरक्ष होगा उसकी एक्स पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा। अगर आपको एक्स वाला, ये एक्स वाला समझ में आया है पूरा, एक्स वाला आपने पूरा ध्यान से पढ़ा है, तो निरक्ष वाला आपके लिए आसान हो जाएगा समझना। नहीं तो आपको समस्या आएगी, क्योंकि पहले एक्स वाला आसान है, तो आसान चीज पहले समझने से कठिन चीज आसानी से समझ में आएगी। तो एक्स वाला आप पहले समझो, उसके बाद में निरक्ष वाला आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो देखो, इसको हम विद्युत क्षेत्र कैसे निकालेंगे? ये हमारा विद्युत द्विध्रुव है, ये प्लस का क्यू चार्ज है, यहाँ माइनस का क्यू चार्ज है, ठीक है। इनके बीच की जो इफेक्टिव लेंथ है वो कितनी होती है? 2a वेक्टर होती है बीच की जो, ये इसका ओरिजिन है O, और ये डिस्टेंस दूरी और ये दूरी कितनी हो जाएगी? a और a। तो डायग्राम छोटा बन गया, बड़ा बना लेते हैं। यानी ये प्लस क्यू चार्ज है और ये माइनस क्यू चार्ज है, और ये दूरी, बीच की दूरी, टोटल दूरी प्रभावी लंबाई बोलते हैं, सदिश राशि होती है। ये कितनी होती है? बीच की जो प्रभावी लंबाई है टोटल वो होती है 2a वेक्टर, ठीक है। ये इसका ओरिजिन है O, तो ये दूरी कितनी हुई? a, और ये दूरी भी कितनी हुई? a, ठीक है। अब इसका निरक्ष होगा इस प्रकार, जो दोनों के केंद्र बिंदु से निकलेगा, ये इसका क्या होगा? निरक्ष होगा, ये इसका निरक्ष होगा। तो यहां पर कोई पॉइंट हम मान लेंगे, यानी जो सेंटर है इसका O से यहां पर हमने कोई पॉइंट मान लिया P, और ये डिस्टेंस मान ली स्मॉल r। एक्स में भी हमने ऐसे ही माना था, एक्स में भी ऐसे ही माना था कि मध्य बिंदु से स्मॉल r दूरी पर बिंदु P है, वहां हमें विद्युत क्षेत्र निकालना है। इसमें भी ऐसे मानेंगे कि मध्य बिंदु O है, इससे स्मॉल r दूरी पर बिंदु P है, यहां पर हमें विद्युत क्षेत्र निकालना है। अब पहले देखो, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र किस कारण आएगा? बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र किसके कारण आता है?
तो बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र आएगा +q के कारण और -q चार्ज के कारण। तो एक तो विद्युत क्षेत्र होगा इसका +q का और एक विद्युत क्षेत्र होगा इसका -q का। अब दोनों की डायरेक्शन किधर होगी देखो, जो +q का विद्युत क्षेत्र है यानी प्लस से बल रेखाएं बाहर की ओर निकलती हैं तो इसका विद्युत क्षेत्र होगा ऊपर की साइड इस प्रकार E1 वेक्टर सदिश है यानी ऊपर की ओर हो गया E1 वेक्टर। ठीक है, प्लस से बल रेखाएं निकलती है इसलिए बाहर की ओर है। ये बात आप बहुत ही अच्छी तरह समझाई थी विद्युत बल रेखा वाले टॉपिक में। और जो माइनस में बल रेखाएं प्रवेश करेंगी अंदर की ओर तो इसका विद्युत क्षेत्र होगा इस लाइन में E2 वेक्टर। यानी हमारे पास दो विद्युत क्षेत्र आ गए, एक E1 वेक्टर आ गया, दूसरा कौन सा आ गया E2 वेक्टर आ गया। अगर A और ये जो दूरी है बिंदु P की आवेश से दूरी, ये दूरी, इस दूरी को मान लो मैं x, ये दूरी x है तो यहां से इस आवेश की दूरी भी कितनी होगी x होगी। ठीक है, ये टोटल दूरी, ये दूरी हम क्यों निकाल रहे हैं क्योंकि इस आवेश का विद्युत क्षेत्र कितना लिया हमने E1, तो E1 की वैल्यू हमें निकालनी होगी। तो E का फॉर्मूला क्या होता है K2/r², बिंदुवत आवेश का विद्युत क्षेत्र यही होता है। तो E2 बराबर भी कितना आएगा K2/r²। तो ये जो दूरी आ रही है ये दूरी कौन सी होती है, ये होती है आवेश से उस बिंदु की दूरी जहां हम विद्युत क्षेत्र निकालते हैं, आवेश से दूरी होती है। तो इस आवेश से ये दूरी कितनी मानी हमने x, और x की वैल्यू कितनी होगी हम कैसे निकालेंगे, ये दूरी कितनी है a और ये दूरी कितनी है r। तो आप जब इस एंगल को आप थीटा मानोगे, ये एंगल थीटा और ये एंगल भी कितना है थीटा। अब ये दूरी x आप कैसे निकालोगे, ये इसका बेस है, ये इसका परपेंडिकुलर है, ये इसका हाइपोटेन्यूस है, यानी पाइथागोरस पर आप लगाओगे तो ये कर्ण है, ये आधार है और ये क्या है ये लंब है और ये क्या है आधार है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी √a² प्लस r², ये किसकी वैल्यू आ जाएगी x की। तो E1 की वैल्यू कितनी आ गई K2/√a² प्लस r² का होल स्क्वायर, और E2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी K2/√a² प्लस r² का होल स्क्वायर। यानी दो वैल्यू हमने निकालनी, एक हमने क्या निकाल लिया E1, एक हमने क्या निकाल लिया E2। E1 किसका विद्युत क्षेत्र है, E1 विद्युत क्षेत्र है +q का। E2 किसका विद्युत क्षेत्र है, E2 विद्युत क्षेत्र है -q का। यहाँ पर मैं माइनस नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि माइनस सिर्फ डायरेक्शन बताने का काम करता है, माइनस सिर्फ डायरेक्शन बताने का काम करता है। यहाँ माइनस लगाओगे तो सही नहीं होगा क्योंकि हम इसको मापांक में लेंगे, तो मापांक में राशि कैसी हो जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, ये सदिश राशि है। यानी हमने दोनों आवेश का Q1 का और Q2 का विद्युत क्षेत्र कहां निकाल लिया बिंदु P पर। अब इस विद्युत क्षेत्र को देखो, यहां से यहां तक की दूरी हमने कितनी निकाली x की वैल्यू a² प्लस r², और ये दूरी भी हमने कितनी निकाली a² प्लस r²। दोनों बराबर है, E1 जितना है उतना ही क्या है E2, दोनों बराबर क्यों है क्योंकि दूरी सेम ही तो है। यानी इस टॉपिक में E1 वेक्टर किसके बराबर आ गया E2 वेक्टर के। लेकिन जो पिछला x वाला निकाला था हमने विद्युत द्विध्रुव की x पर, उसमें क्या आया था E1 यानी एक बड़ा आया था और एक आया था छोटा, तो हमने घटा के निकाल लिया था, बड़े में से छोटा घटा दिया था। देखो x वाले में थोड़ा सा बता देता हूं, x वाले में इस प्रकार आया था, एक तरफ था E1 एक तरफ था क्या E2, तो E2 माइनस E1 कर दिया था, यानी विपरीत था, दिशा में विपरीत, तो बड़े में से छोटा घटा दिया था हमने। लेकिन इसमें क्या करेंगे, इसमें दोनों सेम ही आ गए, यानी E1 वेक्टर बराबर क्या है E2 वेक्टर, यानी मान क्या दोनों का समान, मान दोनों का समान है। और दिशा देखो दोनों की, E1 ऊपर की साइड है और E2 नीचे की साइड है, तो E1 और E2 की डायरेक्शन के एक दूसरे के अपोजिट है, डायरेक्शन एक दूसरे के विपरीत है। पिछले वाले में बहुत आसान था, x वाले में मान दोनों का अलग अलग था, यानी मान असमान था x वाले में, और दिशा भी क्या थी असमान, तो हमने बड़े में छोटा घटा दिया था। एक ही लाइन पर थे, यानी क्रिया रेखा क्या थी एक ही लाइन पर थे, लेकिन यहाँ पर एक समस्या और हो गई, दोनों अलग अलग लाइन पर है, यानी एक ही लाइन ये है और एक ही लाइन ये है, क्रिया रेखा भी क्या हो गई अलग अलग हो गई। जो एक्शन लाइन है वो भी अलग अलग है, एक नीचे की तरफ है एक ऊपर की तरफ, यहाँ तो एक ही लाइन पर थे।
तो अब हमें E1 E2 को कैसे जोड़ेंगे, इसका रिजल्टेंट विद्युत क्षेत्र किधर आएगा। हमें मान तो पता लग गया E1 ये है E2 ये है, लेकिन हम इसको डायरेक्ट नहीं जोड़ सकते क्योंकि E1 सदिश राशि है, E2 भी कैसी राशि है, सदिश अदिश होती तो डायरेक्ट जोड़ देते, लेकिन ये कैसी राशि है, सदिश। तो अब इसको कैसे जोड़ें ये आपको समझना है। तो ऐसी कंडीशन आपकी फिजिक्स में बहुत बार आएगी, जो आगे चैप्टर आएंगे 2 3 4 जो भी चैप्टर आएगा उसमें बहुत बार ऐसी कंडीशन बनेगी कि दो सदिश राशियां होंगी आपके पास, दो सदिश का मतलब E1 E2 या और दो सदिश हो सकती है, इन दोनों का मान समान मिलेगा आपको और दिशा क्या मिलेगी, विपरीत, और क्रिया रेखा अलग अलग मिलेगी, क्रिया रेखा अलग अलग, यानी जो एक्सल लाइन है क्रिया रेखा, एक क्रिया रेखा ये, एक क्रिया रेखा ये 3 पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट बता रहा हूं क्योंकि इससे बहुत टॉपिक आपके क्लियर होंगे। देखो E1 E2 मान समान हो, दिशा विपरीत हो, क्रिया रेखा अलग अलग हो, अगर ऐसी कंडीशन जहां मिले आपको और वहां पर सदिश राशियों को आपको जोड़ना है, क्या क्या, मान समान, दिशा विपरीत और क्रिया रेखा अलग, ऐसी कंडीशन आपके पास कहीं पर भी बन जाए तो वहां पर आप उस सदिश को घटकों में विभाजित करोगे, यानी घटक करोगे उस सदिश, जो भी आपके पास सदिश है उसके क्या करोगे, कंपोनेंट करोगे, घटक करोगे। जैसे आपके पास सदिश कितना है E, तो इसके कंपोनेंट करोगे आप E cos थीटा और E sin थीटा, इस प्रकार घटकों में आप विभाजित करके लिखोगे। कब, जब आपके पास ये 3 कंडीशन हो, कौन कौन सी, E1 बराबर E2 मान समान, दिशा विपरीत और क्रिया रेखा क्या होनी चाहिए, अलग अलग, वहां संबंधना cos और sin पक्के आएंगे। ये बात आप अपनी कॉपी में अलग से नोट कर सकते हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, बार बार काम में आएगी, ऐसी लाइन में बार बार बोलूंगा कि मान समान होगा, दिशा विपरीत होगी, क्रिया रेखा अलग अलग होते ही हम किस में विभाजित करेंगे, कंपोनेंट में। पूरी बारीकी फिजिक्स में बहुत सिंपल ट्रिक है, ऐसी स्थिति जहां पर भी फिट हो गई तो ऐसे मान लो cos और sin पक्के आने हैं, घटकों में विभाजन पक्का होना है। तो अब इसको हम घटकों में विभाजित कैसे करेंगे, क्योंकि यहाँ तीनों कंडीशन लग रही है, यहाँ पर मान भी समान है, देखो मान मैंने निकाल दिए, यहाँ पर E1 की वैल्यू ये है, E2 की वैल्यू ये है, मान मैंने निकाल दिए हैं। तो मान दोनों का समान है और दिशा क्या है, विपरीत, मान मैंने निकाल दिया, यानी तीनों कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाई है। तो अब हम इसको आगे कैसे सोल्व करेंगे, देखो यानी बात आकर अब अटकी है कहां पर है कि E1 E2 को कैसे जोड़े। तो इसको मैं एक बार बाहर निकाल के बना लेता हूं, देखो यानी ये हमारे पास है E1, ठीक है, और ये E2 है इधर, ये E2 है, अब इसको जोड़ना है। तो इसके समांतर देखो 2a है ना, ये तो टोटल दूरी 2a, तो इसके समांतर अगर एक क्रिया रेखा यहां खींचे, ये A1 वेक्टर में यहां लिख दे रहा हूं, तो अगर देखो ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी कितना बनेगा, थीटा ही तो बनेगा, अल्टरनेट है, यानी एकांतर कोण है, दो समांतर रेखाओं को एक रेखा काट ली, ये थीटा है तो ये कितना बनेगा, थीटा। अब देखो ये एंगल थीटा है तो ऊपर वाला एंगल भी कितना बनेगा, थीटा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल यानी संगत कोण, ठीक है। ऐसे समझो इसको, जैसे एक समांतर रेखा ये 2a वाली नीचे वाली, एक डॉटेड लाइन ऊपर वाली समांतर रेखा, और इसको एक ये रेखा काट ली E2 वाली काट ली, तो ये आपने कितना माना, थीटा, तो ये भी मैंने कितना लिख दिया, नीचे वाला, ये थीटा है, ये भी कितना हो गया, थीटा, एक तो क्लियर हो गया, ठीक है। अब रही बात दूसरी की, तो देखो दूसरा आप कैसे समझोगे, दो समांतर रेखाओं को ये रेखा काट रही है, ठीक है, ये एंगल कितना है, थीटा, यानी अंदर की ओर ऊपर की ओर, लाइन के ऊपर थीटा, तो लाइन के ऊपर ये भी क्या हो गया, थीटा, यानी ये और ये दोनों एंगल बराबर होते हैं, संगत कोण कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। तो ये एंगल थीटा है तो ये कितना होगा, थीटा, और ये एंगल थीटा है तो ये भी कितना होगा, थीटा। तो देखो ये लाइन खींच दी, ये E1 हो गया, ये क्या हो गया, E2 हो गया, और ये एंगल कितना हो गया, थीटा, और ये एंगल भी कितना हो गया, थीटा हो गया। अब इसको जब हम घटकों में विभाजित करेंगे तो इसके घटक करेंगे, तो देखो कैसे आएंगे इसके घटक है। अब इस E1 को दो भागों में तोड़ना है, ये E1 है ना, इसको दो भागों में, यानी ये रिजल्ट है आपके पास, तो इसका एक घटक आएगा इसके लंबवत और एक आएगा इसके क्षैतिज। 11वीं क्लास में मैंने सदिश का वियोजन पढ़ाया, सदिश का वियोजन, जैसे ये सदिश A है तो इसका एक घटक इधर आया था, एक इधर आया था, यानी
ए cos थीटा और ए sin थीटा, ऐसा बताया था। यानी कोण के साथ होगा वो किसका होगा, cos का। कोण के साथ जिधर एंगल है उसके साथ हमेशा किसका होगा, cos का, और बाकी जो परपेंडिकुलर बचता है लंबवत, ये किसका होगा, sin का होगा। तो E1 के जब आप घटक करोगे इसी के अकॉर्डिंग, ये 11वीं क्लास का है, उससे देखना कोण के साथ हमेशा cos का, बाकी बच गया वो sin का। E1 की घटक करोगे तो एक तो इसके लंबवत आएगा यहाँ पर और एक इसके क्षैतिज में आएगा। ये तो E1 की, ये E1 और एक E1। तो E1 ये कोण के साथ है, ये कौन सा आएगा, E1 cos थीटा, और ये किसके साथ, ये कौन सा आएगा, E1 sin थीटा। एक sin का या एक cos का। अब ऐसे E2 को दो भागों में डिवाइड करोगे तो एक इसके लंबवत और एक इसी रेखा पर आ जाएगा, इसी रेखा पर तो आएगा। जैसे ये E2 है तो इसका एक तो यहाँ आएगा और एक यहाँ आएगा, ये E2 और ये E2 और ये E2, ये एंगल थीटा ये रहा, तो ये cos का हो जाएगा, cos थीटा, और ये एंगल परपेंडिकुलर है तो ये sin थीटा का। यानी कोण के साथ थीटा के साथ cos का, बाकी बच गया वो sin का। तो ये E2 cos थीटा और ये E1 sin थीटा, ठीक है। अब देखो अब क्या करना आगे, इससे आगे हम क्या सोल्व कर सकते हैं हम। मैंने क्या बताया, E1 बराबर क्या है, E2, ये दोनों बिंदु क्षेत्र मान में समान है क्योंकि बिंदु से दूरी बराबर है। देखो यहाँ मान मैंने निकाल रखा है, मान दोनों का समान है, तो मैं क्या मान सकता हूँ, E1 वेक्टर बराबर E2 वेक्टर बराबर मैं क्या लिख सकता हूँ, E वेक्टर के बराबर मान लिया, ठीक है। यानी यहाँ पर भी मैं E लिख सकता हूँ, यहाँ पर भी मैं क्या लिख सकता हूँ, E, सभी बराबर ही कर। अब देखो ये दो कंपोनेंट देखो, अब इसका कोई रोल नहीं रहा इन दोनों का, यानी E1 का और E2 का कोई रोल नहीं रहा, इन दोनों से हमें कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब किससे है, दो कंपोनेंट इनसे मतलब है और एक इनसे एक इनसे, यानी चार कंपोनेंट आ गए, तो E1 से E2 से हमें कोई लेन देन नहीं है। तो ये दोनों जो कंपोनेंट हैं कौन कौन से, E1 sin थीटा और E2 sin थीटा, ये E2 आएगा यहाँ, E2 sin थीटा, E1 sin थीटा और E2 sin थीटा एक ही रेखा पर है, एक ही रेखा पर तो है, ये रेखा एक ही होगी। E1 sin थीटा जितना है उतना E2 sin थीटा, क्यों, क्योंकि E1 बराबर E2 बराबर क्या है, E है। तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल। क्यों कर देंगे, आप ऐसे सपोज करो 50 मीटर का बल इधर लग रहा है, 50 मीटर का इधर लग रहा है, कोई प्रभाव पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों बराबर ही तो हैं, और दिशा क्या होगी विपरीत, एक ऊपर एक नीचे, दोनों कट गए, कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन ये दोनों देखो इस रिजल्टेंट इधर आया, जो परिणामी विद्युत क्षेत्र है वो आपके पास किस डायरेक्शन में आया, यानी E1 की जगह मैं कितना लिखूंगा, E cos थीटा, और दूसरा कौन सा आ गया, E cos थीटा। रिजल्टेंट विद्युत क्षेत्र आ गया हमारे पास, दोनों E cos थीटा और E cos थीटा दोनों जुड़ के कितने हो गए, 2E cos थीटा, दोनों जुड़ के कितने हो गए, 2E cos थीटा ऐड हो गए। तो परिणामी विद्युत क्षेत्र हमारे पास लास्ट में बच के कितना आ गया, 2E cos थीटा विद्युत क्षेत्र आ गया हमारे पास, ठीक है। परिणामी जो विद्युत क्षेत्र है वो हमारे पास कितना आया, 2E cos थीटा, किधर आया वो, इस PC यानी इस डायरेक्शन में आया वो। अब आगे काम है ये डायरेक्शन, ठीक है। अब देखो उस ये लास्ट में हमारे पास आखिरी के पूरा ये बचा है, पूरा लास्ट में ये हमारे पास बचा है, तो इसको हमें बस सोल्व करना फटाफट। E1 E2 बराबर कितना मान लिया, E, और इसकी वैल्यू कितनी है, E की वैल्यू मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, साथ में रखो इनको, यानी ये थीटा, यानी E1 वेक्टर बराबर E2 वेक्टर बराबर E, तो इसकी वैल्यू कितनी है, दोनों में से कोई भी एक रख दो, बराबर है दोनों, तो कितना है, टेक टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब उसको सोल्व करना, परिणामी विद्युत क्षेत्र यही तो आया निरक्ष पर, यही तो बचा हमारे पास, परिणामी विद्युत क्षेत्र निरक्ष पर ये बचा है, तो इसको हम सोल्व करते हैं। ये दूरी 2a वेक्टर है, तो देखो इसका डेरिवेशन हम सोल्व करेंगे तो किस प्रकार आएगा, तो E वेक्टर निरक्ष, तो
निरक्षर हम क्या लिखेंगे 2e cos थीटा, तो e निरक्षर 2e की वैल्यू कितनी है, यहाँ होल स्क्वायर है के क्यू नीचे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखो इस cos थीटा की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, फटाफट इसको समझो। cos थीटा ये ट्रायंगल एक बाहर निकालो, ये ट्रायंगल ये कितनी दूरी है r, ये कितनी दूरी है a और ये कितनी है x। हमें किसका फॉर्मूला चाहिए cos थीटा का, तो cos थीटा क्या होता है यानी आधार बटा करण, आधार कितना है a, करण कितना है r, यानी cos थीटा को मैं कितना लिख सकता हूं a अपॉन r, cos थीटा को मैं कितना लिख रहा हूं a अपॉन r, यानी cos थीटा की वैल्यू मैंने यहां से निकाल ली, आधार बटा करण। देखो ये ट्रायंगल बाहर निकाल के मैंने, तो cos थीटा बराबर कितना आ गया a अपॉन r, तो ये cos थीटा की वैल्यू मैंने यहां रख दी a अपॉन r, ठीक है। अब ये स्क्वायर से एक मिनट cos थीटा की वैल्यू वापस निकालो, cos थीटा की जब हम वैल्यू निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला ये होता है आधार बटा करण, आधार कितना है a और करण कितना है x, और x की वैल्यू हमने कितनी निकाल ली अंडर रूट a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, ये वैल्यू हमने निकाल ली। तो ये कितना है cos थीटा की जगह देखो a अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, ये हमने निकाल लिया cos थीटा की वैल्यू। कौन से ट्रायंगल से, इस ट्रायंगल से, देखो पी ओ और ये प्लस क्यू वाले ट्रायंगल से, इस ट्रायंगल से हमने cos थीटा की वैल्यू निकाला। ये स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा, इसकी पावर कितनी बची है, इसकी पावर कितनी है हाफ, तो दोनों पावर जोड़े कितने हो जाएंगे 3/2, तो e निरक्षर वेक्टर बराबर 2kqa और नीचे कितना आ जाएगा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की पावर 3/2, पावर 3/2, पावर 1 यहां बचेगी हाफ यहां। ये cos थीटा वाला ध्यान से समझ लेना, cos थीटा वाला ये ट्रायंगल से मैंने निकाला है, ये ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल है ये कितनी है r, ये कितनी है a और ये कितनी बची हमारे पास a स्क्वायर और r स्क्वायर, और ये एंगल कितना है थीटा। यहां से आधार बटा करण, ये cos थीटा मैंने यहां से लिखा है, तो ये कितना बच गया e निरक्षर बराबर है देखो पावर 3/2 है 2, अब q into 2a, ये क्या होता है p विद्युत द्विध्रुव ध्रुव अवरोध, पिछले चैप्टर में मैंने बता दिया था 2 into 2a विद्युत द्विध्रुव ध्रुव अवरोध, पिछला वीडियो देखना, विद्युत द्विध्रुव ध्रुव अवरोध p इक्वल टू कितना q into 2a, तो ऊपर क्या बचा kp, क्योंकि q into 2a को मैंने कितना लिख दिया p, नीचे कितना बचा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस। अब देखो ये जो दूरी a है, जैसे x में हमने किया था, इसलिए मैं बोल रहा हूं x वाले पहले देखना, ये दूरी a है r की तुलना में बहुत ही कम है, यानी a लेस देन r है, तो इसको हम नगण्य मानेंगे, नेगलेक्ट इसको a को, तो नीचे कितना बचा r स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है, ये पावर इससे कैंसिल हो जाएगी, तो e निरक्षर कितना बचा kp अपॉन r2, kp अपॉन r2, ये सदिश राशि इस पर व्यक्त रहेगा p। देखो एक बार फिर समझो, हमारे पास रिजल्ट ये बचा 2e cos थीटा, e की वैल्यू हमने ये रख दी, कहां से मैंने पहले बता दिया है, वीडियो को बीच में पॉज कर आराम से समझा लो। तो q यहां गया और cos थीटा यहां, cos थीटा इस ट्रायंगल से हमने निकाल, ये ट्रायंगल मैंने बना रखा, ये दूरी r, ये a, ये ठीक है। अब ये इसको ऐसे कैंसिल, यहां पावर कितनी बची 1, यहां पावर कितनी 1/2, 1 आधा 3/2 3/2। अब a है वो बहुत ही कम है r से, तो a को हमने क्या मान लिया नगण्य, हटा दिया, तो r की पावर 3/2, तो r की पावर r स्क्वायर की पावर, यहां पे बचा कितना r स्क्वायर, ये रूट नहीं आएगा यहाँ, देखो ये रूट इससे कैंसिल हो गया, यहाँ पावर कितनी बची 1, यहाँ पावर 3/2, तो टोटल कितना हो गया 3/2, तो a स्क्वायर को हटाया हमने, तो r स्क्वायर की पावर 3/2, समझ गए बात, r स्क्वायर की पावर 3/2, पावर इससे कैंसिल, r की पावर 3, तो ये निरक्ष का बिंदु क्षेत्र है, ये आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए, कोण न्यूमेरिकल के लिए आपको ये डायरेक्ट याद होना चाहिए, ये निरक्ष कितना है kp वेक्टर अपॉन r3,
ठीक है, E निरक्ष बराबर KP वेक्टर अपॉन R3, ये निरक्ष का विद्युत क्षेत्र निकाल लिया हमने। अब देखो जो x वाला था और निरक्ष वाला था, दोनों में एक साइड में लिख रहा हूं। x वाला पिछली वीडियो में हमने निकाला था Ex इक्वल टू KP वेक्टर अपॉन 2KP वेक्टर अपॉन R2। फर्क कितना है, इसमें 2 था, इसमें 2 नहीं है, यानी ये 2 गुना है, तो डबल है, इसका x का डबल है। देखो अब आगे इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप समझ सको आसानी से सारे डायग्राम। ठीक है, अब इसका सदिश रूप देखो, E निरक्ष वाले का सदिश रूप। अब इसका सदिश रूप देखो, हमने कितना निकाला, E निरक्ष पर कितना निकाल लिया, KP वेक्टर अपॉन R2। अब सदिश रूप में यहां माइनस आएगा, देखो क्यों आएगा, P की डायरेक्शन किधर होती है, -2 से +2 की ओर। पिछले वाला वीडियो देखो, -2 से +2 की ओर। और E की डायरेक्शन किधर आई है, E की डायरेक्शन हमारे पास है ये z इस साइड, जोड़ के टोटल E टोटल रिजल्टेंट है किधर आया, देखो ये रहा रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में आया, किधर, इसको आप नाम लिख दो PA, यानी ये पॉइंट P था और ये A। ठीक है, तो जो आपका P है यानी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ये आपका क्या है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ये आपका पास विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। इसकी डायरेक्शन किधर है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की डायरेक्शन आपके पास है A से P की ओर उल्टा, यानी इस माइनस से प्लस की ओर, इस P की डायरेक्शन, समझ गए बात। और E की डायरेक्शन किधर आ गई आपके पास, P से A की ओर, P से A की ओर, डायरेक्शन इस डायरेक्शन में, यानी विपरीत डायरेक्शन हो रही है, तो इसलिए साइन किसका आएगा, नेगेटिव का, -KP वेक्टर अपॉन R2। अब ये माइनस क्यों आया, ये माइनस इंपॉर्टेंट है सदिश रूप के लिए, यानी ये सदिश रूप है इसका, सदिश रूप किसका, विद्युत द्विध्रुव की निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र का सदिश रूप। ये माइनस क्यों आया, ये माइनस इसलिए आया क्योंकि इस P की और इस E की दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे क्या है, अपोजिट है। जिधर P है P माइनस से प्लस इस साइड है, इधर है, यहां से यहां इधर, और E किधर है, B से K इधर, ये रहा। ठीक है, तो डायरेक्शन अपोजिट आने के कारण इसका चेन आएगा यहाँ माइनस, तो ये इसका क्या हो गया, सदिश रूप। अब देखो x और निरक्ष में संबंध देख लो फटाफट, x और निरक्ष में संबंध छोटा सा है 1 मिनट का, x व निरक्ष में संबंध रिलेशन। तो Ex हमने कितना पढ़ा है, Ex हमने पढ़ा है 2KP वेक्टर अपॉन R2 में, और E निरक्ष हमने कितना पढ़ा है, KP वेक्टर अपॉन R2। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं E निरक्ष लिख सकता हूँ इसके अकॉर्डिंग, तो Ex वेक्टर बराबर 2 टाइम, ये 2 तो है ही, और इसको मैं क्या लिख दूं, नीचे वाला E निरक्ष। ये संबंध 1 नंबर में पूछ लेते हैं कभी कभी कि जो x का विद्युत क्षेत्र होता है वो निरक्ष के विद्युत क्षेत्र का 2 गुना होता है, डबल होता है, ये संबंध भी आपको ध्यान रखना है। तो हमने क्या क्या पढ़ा इसमें, x का विद्युत क्षेत्र है, विद्युत द्विध्रुव की x पर विद्युत क्षेत्र पढ़ लिया, और विद्युत द्विध्रुव की निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र, ये दोनों ही प्रश्न 4 नंबर के लिए बनते हैं, और ये जो प्रश्न है ये छोटे वाला ये बनता है 1 नंबर के लिए। अब जो न्यूमेरिकल बचे क्षेत्र के वो अगले वीडियो में बताएंगे।